नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरज़ू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। इस हरे भरे वन क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की बरसों पुरानी मांग अब पूरी हो गई और राज्य सरकार ने 12 जिले के शाहबाद वन क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया। आपको बता दें, 12 जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर हरियाली से भरपूर सघन वन क्षेत्र वाले शाहबाद के जंगल बेहद खूबसूरत हैं। एक जमाने में ये इलाका बब्बर, शेर और बाघों की शरण स्थली थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जंगली जानवर पलायन कर गए और खनन माफियाओं और लकड़ी तस्करों ने यहाँ की प्राकृतिक संपदा को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि उम्मीद जगी है कि 19,000 हेक्टेयर वाले संरक्षित वन क्षेत्र की रौनक एक बार फिर लौटेगी। शाहबाद क्षेत्र की स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ अभी कंजर्वेशन फॉरेस्ट के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया है, तो इससे पर्यटन की संभावनाओं को और ज़्यादा तेजी मिलेगी। जैसलमेर आकर पर्यटक यहाँ के रंग में सराबोर हो जाते हैं और उनके पांव राजस्थानी धुन पर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। कोरोना काल में पहला मौका है जब स्वर्ण नगरी यानी जैसलमेर में इस कदर पर्यटकों का जमघट लगा है। सोनार दुर्ग से लेकर गढ़ीसर तालाब तक और पटवा हवेली से लेकर दूसरे तमाम पर्यटन स्थल इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों से गुलजार हैं। यहाँ पे आके सुबह इन्होंने हम सबका नाम पूछा और कहाँ से आए पूछा, उसकी तरह से उन्होंने खुद का ये बना लिया फोक म्यूजिक और हमने उस पर बहुत एंजॉय किया। अभी तो हम लोग अभी जैसलमेर फोर्ट देखेंगे। फोर्ट के बाद हम लोग अभी लेक तो देख लिया है और उसके बाद हम जाएंगे पटने की हवेली जाएंगे और उसके बाद आगे कैंपिंग ले जाएंगे। आपको बता दें, जैसलमेर में दिसंबर का महीना पर्यटन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में पर्यटन अपने पीक पर होता है और जिस तरह से यहाँ इस बार पर्यटक आ रहे हैं, उससे लगता है पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 2 साल का सूखा इस बार खत्म हो जाएगा। ये ऐसी सड़क है जिस पर फर्राटा भरने की बात करना बेकार है। यहाँ गाड़ी चलाने वालों को कदम कदम पर ब्रेक लगाना पड़ता है और पैदल चलने वालों को हर कदम सावधानी से रखना पड़ता है। बदहाल सड़क की तस्वीरें टोंक जिले की हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि एफसीआई से वनस्थली मोड़ तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबे सड़क को बनाने की मांग सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक न सरकार की ओर से न स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया गया। पोर्टल भी हमने शिकायत डाली है इसकी, 2 बार पोर्टल में डाली है, दोनों बार बस आके यहाँ देख जाते हैं। रोड काफी खराब पड़ी हुई है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमको डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ से आना पड़ता है सर। आपको बता दें, जो सड़क है वो निवाई शहर को जयपुर से कोटा जाने वाले हाईवे से जोड़ती है। लिहाजा जिन लोगों को कोटा या फिर जयपुर जाना होता है, उन्हें इस गड्ढे वाली सड़क से गुजरना ही पड़ता है। कभी रोलर घुमा जाते हैं, कभी मिट्टी डाल जाते हैं, कभी इसमें गड्ढे भर जाते हैं, कभी इसका ही सोल्यूशन नहीं हो रहा था। एक तो कीचड़ रहता है, ये नालियों का पानी आता है और मिट्टी उड़ती है, दुकानों में डस्ट जम जाती है। भरतपुर में सर्दी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ये है कि सुबह के समय घने कोहरे की वजह से 3-4 मीटर से आगे कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर कहीं गुम हो गया है और उसकी जगह कोहरे ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक तो लगा ही है, आम लोगों की जिंदगी पर भी इसने बड़ा असर डाला। लोग अब सुबह 9 बजे से पहले घर से निकलना पसंद नहीं करते। सर्दी दूर भगाने के लिए लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि सर्दी की वजह से उनके रोजमर्रा के काम पर प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी उन्हें परेशान कर रखा है। आज डबल अटैक देखने को मिल रहा है। पहले से जो शीतलहर की जो ठंडी है उसकी वजह से सर्दी ज़्यादा है और हाईवे के किनारे ये अलाव जला रखा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर के और सर्दी से बचाव कर रहे हैं। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ कंबल बेच रहे हैं, ऊनी कंबल, गर्म वस्त्र। सर्दी का कैसा माहौल है? सर्दी बहुत ज़्यादा है, वैसा कल की बजाय आज थोड़ा कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के मन की बात कार्यक्रम के आखिरी एपिसोड में कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी से लेकर छात्रों की चुनौतियों तक के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने इस दौरान तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन
वरुण सिंह को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वरुण जब अस्पताल में थे तो उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो उनके हृदय को छू गया। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। मोदी ने कहा कि ये जनशक्ति की ही ताकत और सबकी कोशिश है कि 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से भारत लड़ सका। उन्होंने कहा कि स्वयं की सजगता और अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगेगी। सरकार इसे बूस्टर के बजाय प्रिकॉशन यानी एहतियाती डोज कह रही है। ये डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स की सलाह पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया और सरकार की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी के इस फैसले पर खुशी जताई। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार हमने कई दफा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की घोषणा की है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। क्रिसमस के मौके पर मध्य प्रदेश के हरदा में कोरोना का टीका लगाने के लिए प्रशासन की ओर से एक अनोखी पहल की गई, जिसके तहत एक नर्स ने सेंटा क्लॉज बनकर बाजार में कई लोगों को वैक्सीन लगाई और फिर टीका लगवाने वालों को उस नर्स ने टॉफी भी दी। इससे पहले सेंटा बनी इस नर्स ने बाजार में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान नर्स के साथ चल रहे प्रशासन के लोगों ने बाजार आए लोगों और दुकानदारों से भी टीके की दूसरी डोज के बारे में पूछा और जिसने भी दूसरी डोज नहीं लगवाई उसे लगे हाथ टीके की दूसरी खुराक लगाई गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले के कलेक्टर संजय गुप्ता और एसपी मनीष कुमार अग्रवाल ने लोगों को मास्क और टीके के प्रति जागरूक किया। दरअसल देश भर में ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें कुछ मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। लिहाजा हरदा में प्रशासन ने लोगों को इस नए खतरे से बचने के लिए टीके की दूसरी डोज लगाने पर जोर दिया और क्रिसमस के मौके पर यह अनोखी पहल की। डीएम का दावा है कि जिले में 94% लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है, लेकिन जो लोग रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही दूसरी डोज लगा दी जाएगी। सबके सब मस्त होकर नाच रहे हैं, न जान का डर न नियम कायदों का सम्मान। सबके सब बस क्रिसमस के जश्न का आनंद उठा रहे हैं। एक साथ मिलकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे इस दुनिया की आखिरी तारीख हो। सुध-बुध खोकर नाच रहे लोगों की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से आई हैं। यहाँ क्रिसमस नाइट पर लोग बेफिक्री से पार्टी एंजॉय करते नजर आए। दरअसल सूरत में आय डुमस इलाके के एक ग्राउंड में क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया गया था। यहाँ सेंटा क्लॉज की तरह दिखने और डिस्को करने के लिए हर उम्र के लोग पहुँचे थे। खास बात ये थी कि इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे। इस पार्टी के दौरान सभी ने एक साथ मिलकर मस्ती की। डीजे की धुन पर सब नाचते रहे और इस दौरान ना तो मास्क पहनने का किसी को ख्याल रहा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। आपको बता दें, गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को यहाँ कोरोना के 29 नए मामले सामने आए थे, साथ ही 127 पुराने एक्टिव केसेस भी हैं। ऐसे में इस तरह की पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। इस टेबल को देखकर आप जो भी अंदाजा लगाइएगा गलत ही लगाइएगा, क्योंकि मामला ही ऐसा है जिस पर सिर पीटा जा सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता। न इस टेबल की वजह से हुए फैसले को और न इस टेबल की वजह से किस्मत के फैसले को। ये पूरा मामला गुजरात के दाहोद का है। यहाँ के साहड़ा गांव में सरपंच के चुनाव में महिला उम्मीदवार कस्माबेन गणावा को टेबल चुनाव चिन्ह मिला था। कस्माबेन ने जोर शोर से प्रचार किया था। वो जीत की प्रबल दावेदारों में से एक थी, लिहाजा जमकर नारेबाजी भी हुई थी। जहां देखो टेबल वहीं लगाओ मुहर।
इसी नारे पर गांव के कुछ अनपढ़ लोगों ने वोटिंग के समय बैलेट पेपर की जगह उसी टेबल पर मोहर लगा दिया जिस पर बैलेट बॉक्स रखा था। इसका नतीजा ये हुआ कि कस्माबेन 31 वोटों से चुनाव हार गई, जबकि बैलेट बॉक्स में 198 खाली मतपत्र और टेबल पर 198 मोहर के निशान थे। अनपढ़ होना और नारे का गलत मतलब निकालने से कैसे जीत हाथ से फिसल जाती है, इस खबर को देखकर अंदाजा हो गया होगा। साथ ही हो सकता है देश के चुनावी इतिहास में ये अपनी तरह का पहला मामला भी हो। बैलेट पेपर कोरा नकड़िया हेतरा हमने मरता ते हमारी जीत हती। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां आग लगने से बाढ़ पीड़ितों की बस्ती जलकर राख हो गई। बताया गया कि खाना बनाते वक्त निकली चिंगारी से आग भड़की और उसने देखते ही देखते झुग्गियों की पूरी बस्ती को चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वो झोपड़ियां लपटों में घिरी नजर आई। लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक झोपड़ियां आग की चपेट में आती चली गई। जबरदस्त लपटों को देख वहां हड़कंप मच गया। डरे हुए लोग किसी तरह अपना बचा हुआ सामान निकालने में जुट गए। चीख पुकार मच गई। आग आगे ना फैले इसके लिए कई लोगों ने तो अपने हाथों से ही अपनी झोपड़ियां तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन भीषण लपटों के आगे उनकी एक ना चली। लाचार लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को जलते हुए देखते रहे। बताया गया कि ये सभी लोग बाढ़ पीड़ित थे, जो अपना घर मकान बाढ़ की चपेट में आकर बहने के बाद यहाँ झोपड़ी डालकर रह रहे थे, लेकिन आग ने उनका ये ठिकाना भी छीन लिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुएं में मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्टंट कर रहा एक शख्स हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हो गया, क्योंकि कुएं की गोल दीवार पर स्टंट करने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मोटरसाइकिल से अलग होकर नीचे जा गिरा। स्टंटबाजी का जो वीडियो सामने आया उसमें वो शख्स मोटरसाइकिल पर बैठकर तेज रफ्तार में कुएं के अंदर कलाबाजी करता नजर आया। कभी वो हाथ हवा में लहराकर मोटरसाइकिल चलाने लगा, तो कभी उसने खड़े होकर ऐसा करने की कोशिश की और यहीं उससे चूक हो गई। उसका संतुलन बिगड़ा और वो कुएं में गिर गया। उसे कितनी गंभीर चोटें आई होंगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो हादसे का शिकार हुआ उसके बाद भी मोटरसाइकिल ने कुएं के 2 से 3 चक्कर काटे और उसके बाद वो नीचे गिरे। इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोग घायल शख्स के पास पहुंचे और उसे वहां से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी के अलीगढ़ में विकी चौधरी नाम के एक बीजेपी नेता के बन रहे होटल को सील करने की कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि बगैर नक्शा पास हुए ही निर्माण शुरू कराया गया, जिसकी भनक लगते ही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर बीजेपी नेता के समर्थक भड़क गए और उन्होंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने वहां पर खूब नारेबाजी भी की। दफ्तर के अंदर हंगामा कर रहे लोगों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते दफ्तर के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी नेता के समर्थकों ने बताया कि होटल के नक्शे की फाइल प्राधिकरण में है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी फाइल पास नहीं कर रहे हैं। इस आरोप पर वहां पर मौजूद अधिकारी ने मामले को दिखवाने की बात कही, तब जाकर बीजेपी नेता के समर्थक शांत हुए। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के दफ्तर में हंगामे की खबर मिलने के बाद वहां पास के थाने से पुलिस फोर्स तक बुलानी पड़ी, ताकि माहौल बिगड़ने पर फौरन हालात पर काबू पाया जा सके। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत की गई, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान को गिराने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद ली गई, जिन्होंने कुछ ही देर में उस मकान को तोड़ दिया। प्रॉपर्टी ऑफेंस, बॉडी ऑफेंस, और खौफ इतना था कि लोग इनके खिलाफ कंप्लेन करने नहीं आते थे। आज इसको पुलिस और प्रशासन की टीम, एसडीएम हम लोग साथ में हैं, एसडीएम साहब, आज इस संज्ञान में आया कि पूरा इन्होंने अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्जित की थी, इसको आज हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं।
इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए भारी पुलिस बल वहां तैनात रहा। बात यह है कि खन्नू राजा उर्फ विकास सिंह नाम के बदमाश ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके इस मकान को बनाया था, जिसे प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। विकास सिंह पर हत्या की कोशिश, वसूली, धमकी, लूट जैसे 12 संगीन मामले थाने में दर्ज हैं। बिहार में फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए राजधानी पटना के पुनपुन इलाके में ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कीड़ा लगने से किसानों की फसलें कमजोर हो जाती थी, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता था और इसी परेशानी को दूर करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए ट्रायल रन में वहां कई तरह के ड्रोन दिखाई दिए। बताया गया कि एक तरह के ड्रोन से फसल में कीड़ा लगने से हुए नुकसान का पता लगाया जाएगा, तो दूसरी तरह के ड्रोन से उन कमजोर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव होगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से इन फसलों पर ड्रोन के जरिए खेतों में खाद का भी छिड़काव करने की तैयारी है। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अब राज्य सरकार ड्रोन का इस्तेमाल करेगी और आज इसका ट्रायल रन चल रहा है। कृषि मंत्रालय को उम्मीद है कि खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न केवल पैसों की बचत होगी बल्कि किसानों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। ये एक रिवॉल्यूशनरी कदम है। टेक्नोलॉजी को यूज करके कृषि को आगे ले जाने का जो संकल्प है वो कारगर होते दिख रहा है। खबर है कि कृषि मंत्रालय की तरफ से इसके लिए किसानों को अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र के नासिक में पारंपरिक बैलों की रेस का खेल शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाल ही में राज्य में बैलगाड़ी की रेस कराने की मंजूरी दी थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ने पशु क्रूरता कानून और इससे जुड़े नियमों में संशोधन भी किए थे, जिसके बाद नासिक में पारंपरिक खेल लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू हो गया। इस खेल में हिस्सा लेने के लिए कई लोग बैलगाड़ियों के साथ वहां पर पहुंचे और जैसे ही बैलों की दौड़ शुरू हुई वहां पर मौजूद लोगों का जोश बढ़ने लगा। बैलों की इस रेस के लिए वहां पर एक बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद इस खेल को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान किसी ने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की, जिसके बाद पुलिस ने भी उन लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही कई सख्त नियम जारी किए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इसलिए बैलगाड़ी की रेस कराने की मंजूरी दी थी क्योंकि देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की रेस पहले से ही जारी है। ऐसे में कोर्ट ने एक तरह के नियम का हवाला देकर उद्धव सरकार को राहत दी थी। अद्भुत है ये कला और अद्वितीय हैं इसके कलाकार। संगीत की धुन पर इनके हाव भाव और थिरकते कदम, ऐसा लगता है मानो संगीत और नृत्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। उत्तर प्रदेश के झांसी से आई ये तस्वीरें बुंदेलखंडी कलाकारों की हैं। खास बात ये है कि इन कलाकारों में परवीन और बेबी नाम की मां बेटी भी हैं, जो बुंदेली लोक कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परवीन और बेबी का नाम बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा जानता है और हर किसी का कहना है कि इनकी कला के आगे मॉडर्न गीत, संगीत और नृत्य सब फेल हैं। वहीं इस माँ बेटी का कहना है कि बुंदेलखंडी कला की जो पहचान है वो उसे कायम रखने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही फिल्मों में भी बुंदेलखंडी लोक नृत्य का खूब इस्तेमाल हुआ है। धीरे धीरे मैं कॉन्वेंट में मम्मी पापा ने डाल दिया, वहाँ भी मैं बच्चों को जैसे जैसे बड़ी हुई राई सिखाती थी। यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड कम है, तो मैं ये चाहती हूँ और मैंने देखा भी है कि इंटरेस्ट कम है, तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी इंटरेस्टिंग हो। चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। बांग्लादेश में यात्रियों को ले जा रहे एक जहाज में भीषण आग लगने से 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। बताया गया कि ये 3 मंजिला जहाज फेरी राजधानी ढाका से रवाना हुई थी, जिसमें झालाकोठी के करीब भीषण आग लग गई। इस हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें ये जहाज लपटों में घिरा हुआ नजर आया। बताया गया कि आग जहाज के इंजन रूम में लगी थी, जिसने कुछ ही देर में पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज की खिड़कियों से भीषण लपटें निकलती हुई दिखाई दी। अंधेरे में ये लपटें दूर से ही नजर आईं। आग ने कुछ ऐसा तांडव मचाया कि डरे सहमे लोग जान बचाने के लिए नदी में ही छलांग लगाने लगे।
हालांकि बचाव दल किसी तरह से बड़ी सी नाव को किनारे की तरफ लाने में कामयाब रहा, जिसके बाद राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। नाव में सवार राहत कर्मी किसी तरह जहाज के अंदर पहुंचे और फंसे हुए लोगों की तलाश शुरू की। एक एक कर लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस और दूसरे साधनों से अस्पताल पहुंचाया गया। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने आग से बचने के लिए पानी में ही छलांग लगा दी। हालांकि उनमें भी ज्यादातर का कोई पता नहीं चला। अमेरिका और इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अपना दम दिखाया। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देने के मकसद से 5 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की, जिसके आखिरी दिन ईरान ने मिसाइलें दागकर अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक रेतीले इलाके में कई मिसाइल लॉन्चर खड़े दिखे। ट्रकों पर लदे ये लॉन्चर मिसाइलों से लैस थे और जैसे ही इशारा मिला, इन्होंने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। सिर्फ मोबाइल लॉन्चर ही नहीं, जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों से भी मिसाइलें दागी गईं। तस्वीरों में एक के बाद एक कई मिसाइलें धरती का सीना फाड़कर आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि अभ्यास फारस की खाड़ी के बेहद करीब 3 अलग अलग जगहों पर किया गया, जिसमें दुश्मनों को खासतौर पर इजराइल पर पलटवार की तैयारियां परखी गईं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस को कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। करीब 7 टन वजनी वाली इस दूरबीन को लॉन्च करने के लिए यूरोप की ताकतवर एरियन रॉकेट की मदद ली गई, जिसे फ्रेंच गुयाना के स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन आग उगलने लगे और वो धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। जल्द ही वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। एक निश्चित ऊंचाई और कक्षा में पहुंचने के बाद रॉकेट के अगले हिस्से में रखा टेलीस्कोप अलग हो गया, जहां उसे तय जगह पर कामयाबी के साथ छोड़ दिया गया। 22 फीट व्यास वाले इस टेलीस्कोप को 29 देशों ने एक साथ मिलकर बनाया है, जो इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष पर पैनी नजर रखेगा। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के साथ ही एलियन की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। यानी ये ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। इससे पहले हब्बल दूरबीन अंतरिक्ष में होने वाली कई तरह की घटनाओं की निगरानी करती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले उसने काम करना बंद कर दिया। रूस के साइबेरिया समेत यूरोप के कई इलाकों में क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में नहाने की अनोखी परंपरा निभाई गई। मान्यता है कि क्रिसमस के दिन बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से बदकिस्मती और बीमारियां दूर रहती हैं, जिसे निभाने के लिए रूस के साइबेरिया में कई लोग -10 डिग्री तापमान में भी पानी में डुबकी लगाते दिखाई दिए। पानी भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बर्फीला। इसके लिए वहां बर्फ से जमी एक झील में बर्फ की एक परत काटी गई और लोगों के डुबकी लगाने के लिए एक छोटे से तालाब जैसी जगह बनाई गई। लोग भी पूरे जुनून में नजर आए। इतने कम तापमान के बावजूद वे नंगे बदन वहां तक पहुंचे और एक एक कर पानी में उतर गए। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। जिस पानी को छूने भर के ख्याल से आपको ठंड लगने लगे, एक महिला तो उसी बर्फीले पानी में तैरती हुई नजर आई। जर्मनी के बर्लिन में भी लोगों ने इस परंपरा को निभाया। वहां बर्फ से जमी एक झील में कई लोग पहुंचे और पानी में उतरकर डुबकियां लगाईं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।